हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर 24 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, उसी के बारे में ही हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप बैंक में काम करते हैं तो आपके यहाँ पर भी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जहाँ पर आपको कुछ रेटिंग या रैंकिंग या मार्क्स या ग्रेडिंग ABCD ग्रेड दिए जाते हैं, या 60 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स ऐसे आउट ऑफ 100 दिए जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपने ओवरऑल पूरे साल में क्या आपके अच्छे परफॉर्मेंस क्या क्या रही है, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपने कैसा काम किया, आपका बिहेवियर कैसा, इन सभी बातों को जज करते हुए एक जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ये बेनिफिशियल भी होता है, जो काम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं उनके इम्प्रूवमेंट में काम आता है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन के काम आता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई इज द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी मतलब एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स, वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा, जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड आपका एम्प्लॉय रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस भी ऑर्गेनाइजेशन करता है। ओके, द मेन पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज टू डेवलप पीपल in organization and to ensure that atmosphere is created and maintained in which employee contribute their best। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन पर्पज होना चाहिए, वो होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। और ऐसा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर दिया जाए जिसमें कि एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट एफर्ट कंट्रीब्यूट कर सके, अपना बेस्ट दे सके। इट इज़ देयर फॉर लॉजिकल that their performance on the job is measured so that they have contributed and made known। ओके, तो इसलिए ये लॉजिकल होता है कि हम उनकी परफॉर्मेंस को जॉब में मेजर करें, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, और ये हमें पता चलना चाहिए। मेड नोन मतलब जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में अब ऑर्गेनाइजेशन को, उनके सुपरवाइजर्स को जानकारी होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब किसी का परफॉर्मेंस एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि उसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है, या किसी एरिया में वो वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल वीक है, किसी का दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इन सभी एरियाज में अगर उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, दे हैव टू बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो उस एरिया में इंप्रूवमेंट करने के लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए। अब फ्लिपो यहाँ पर एक है, फ्लिपो कहते हैं, नो कंपनी हैज़ ए चॉइस एज टू वेदर आर नॉट शुड अप्रेज इट्स पर्सनल एंड देयर परफॉर्मेंस। किसी कंपनी के पास में चॉइस नहीं होती है कि वो चूज करे कि वो अपने जो लोग हैं, उसके जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस को और अपने लोगों का अप्रेजल करे, अप्रेज करे या ना करे। इट इज़ इनविटेबल दैट द परफॉर्मेंस ऑफ हायर्ड पर्सन विल बी इवेल्युएटेड बाय समवन एट सम टाइम। मतलब हम इसे टाल नहीं सकते हैं, हर जो पर्सन आपने हायर किए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस को आपको इवेल्युएट करने का मौका लगेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी समय पर इवोल्यूशन किया ही जाएगा। मतलब कहने का द चॉइस इज वन ऑफ द मेथड्स। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप कौन से मेथड से करते हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी होगी, जो इनका कहने मतलब है, पर पर्सनल की अप्रेज या उसकी परफॉर्मेंस की अप्रेज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गया कि फ्लिप मतलब अब ये समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किए बगैर काम नहीं चलने वाला है। जो फ्लिपो का कहने का मतलब है कि किसी कंपनी के पास इस बात की चॉइस ही नहीं है कि वो अपने जो लोग हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको वो अप्रेज करे, उनको वो जज करे या ना करे, उसे इनोवेटिवली करना पड़ेगा, उसे ऐसा करना पड़ेगा। मतलब किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी समय पर जो भी लोग हायर किए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। बस ये है कि कंपनी अपनी चॉइस ले सकती है कि वो कौन से मेथड से, किस मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहती है, वो उसकी चॉइस है, बट नो ऑर्गेनाइजेशन हैव चॉइस टू चूज, है ना। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको करनी ही होगी। ही फर्दर डिस्क्राइब्स द चॉइसेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इन दिस रिगार्ड। फिर उन्होंने फ्लिपो ने आगे बताया कि और कौन कौन सी चॉइसेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अप्रेजल अगर आप करना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हैं। एक पहला है अ कैजुअल अनसिस्टमेटिक एंड हैफाजार्ड अप्रेजल। मतलब कहने का ये है कैजुअल अप्रोच, आपने अपना ही कोई सिस्टम नहीं है। मतलब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉई हैं, अब वहाँ पर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से उनका अप्रेजल कर दीजिए, नॉट अ बिग इशू। दूसरा तरीका हो सकता है अ ट्रेडिशनल एंड सिस्टमेटिक मेजर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका हो सकता है जो पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीका आ रहा है। सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें एम्प्लॉय के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके गुण हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको नोट डाउन किया जाता है और उसके आधार पर जो है अप्रेजल किया जाता है। तीसरा है म्यूचुअल गोल सेटिंग, दैट इज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, MBO। हम आगे चल करके फ्रेंड्स ये एक पूरा मेथड है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इसे मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कहते हैं, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है,
परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द मैनेजमेंट फाइंड आउट हाउ इफेक्टिव इट हैज़ बीन इन हायरिंग एंड प्लेसिंग द एम्प्लॉय। तो एक डेफिनेशन ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बन करके आती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मैनेजमेंट ये फाइंड करता है कि जिन लोगों को उसने हायर किया है, जिन लोगों को उसने प्लेसमेंट दिया हुआ है, वो कितने इफेक्टिव निकले। कहने मतलब आपने लोगों को नौकरी तो दे दी, पर क्या वो इफेक्टिव लोगों को आपने नौकरी दी है, ये अगर आपको जानना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। मैंने आपको पहले ही समझा दिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की जरूरी होती है। जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी का जो कंसेप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि लोगों को डेवलप करें ऑर्गेनाइजेशन में और ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जहाँ पर कि एम्प्लॉय अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसलिए मतलब किसी भी एम्प्लॉय की जो भी जॉब कर रहा है पर्सन, उसकी परफॉर्मेंस को मतलब एनालाइज करना, मेजर करना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये पता चल सके उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और अगर किसी एरिया में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि उन एरियाज़ में वो इम्प्रूवमेंट लाए। चाहे उसके लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, चाहे वो खुद से अपने आप को ही इम्प्रूव करे, लेकिन मौका मिलना चाहिए। फिलिपो कहते हैं कि नो कंपनी, किसी भी कंपनी के पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो मतलब अपने पर्सनल जो लोग हैं उसके और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको जज करें या ना करें, अप्रेज करें या ना करें। ऐसा ऐसा चॉइस होती नहीं, उन्हें करना ही होता है। जो भी लोग उन्होंने हायर किए हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना पड़ता है, किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी समय पर उसको इवेल्युएट किया ही जाता है। बस केवल आप ये कर सकते हैं कि आप ये चूज कर सकती हैं, कंपनियां चूज कर सकती हैं वो किस मेथड से करना चाहती हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके दिखाए गए हैं। एक तो कैजुअल अप्रोच अपनाइए, अनसिस्टमेटिक, कोई सिस्टम नहीं है, जिसको जो मन किया वही नंबर दे दिया उठा करके हजारडस मैनर में आपने बांट दिया कि ठीक है तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अनसिस्टमेटिक ना जाकर के सिस्टमेटिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से लें, जहाँ पर आपके प्रोज और कॉन्स जो है, जैसे कि हम लोग अपना अप्रेजल करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने सारे अचीवमेंट्स लिखते हैं, हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी सारे लिखते हैं, और ऑन दैट बेसिस हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पर ही ये मेजर किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तीसरा तरीका हो सकता है म्यूचुअल गोल सेटिंग, जिसे मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मैनेजमेंट ये फाइंड आउट करता है कि जिन लोगों को हमने हायर किया है, जिनको हमने प्लेस किया हुआ है एम्प्लॉय के तौर पर, वो कितने इफेक्टिव हैं हमारे लिए। ये फाइंड आउट करने का तरीका होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो हायल जो है, हेल कहेंगे, हेल डिफाइंस परफॉर्मेंस अप्रेजल एज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करें, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब फॉर विच दे हैव बीन एम्प्लॉयड। तो हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी क्वालिफिकेशंस को, किस टर्म में आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फॉर विच दे हैव बीन एम्प्लॉयड। जिस जॉब के लिए उन्हें हमने एम्प्लॉय किया है उसी के टर्म में हम ये देखेंगे कि उनकी जो क्वालिफिकेशन, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसका पर्पज क्या होता है, हम जब जॉब अप्रेजल कर रहे हैं तो पर्पज होता है प्लेसमेंट, सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवार्ड एंड अदर एक्शन विच रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एमंग द मेंबर ऑफ ग्रुप एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्शन अफेक्टिंग अदर मेंबर्स इक्वली। तो यहाँ पर टारगेट क्या होता है हमारा कि हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं उसका पर्पज होता है प्लेसमेंट का, आपको कौन से डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, कहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, आपके प्रमोशन होने हैं कि नहीं होने हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिवार्ड, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो कोई अगर आपको फाइनेंशियल रिवार्ड की जरूरत है, बोनस वगैरह की जरूरत है, तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा और भी जो भी पॉसिबिलिटी हैं जो दूसरे मेंबर से आपको अलग जो है मतलब कर दें, अलग डिस्टिंग्विश आपकी परफॉर्मेंस को नज़र करवा दें, उनके बारे में ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें फ्रेंड्स, ओके, तो ये डेफिनेशन दी गई है हायल द्वारा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को और क्वालिफिकेशन को। परफॉर्मेंस देखेंगे क्या वो क्वालिफाई करता है एम्प्लॉय जो है हमारा इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जो उसको जॉब दी गई है उसके हिसाब से क्या वो उसकी परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, फॉर विच दे हैव बीन एम्प्लॉयड। एंड जो पर्पज होता है यहाँ पर वो होता है उसका प्लेसमेंट, क्या हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे या उसका प्रमोशन आगे होगा। प्रमोशन में भी देखिए फ्रेंड, जो आपकी ये अप्रेजल होता है उसके मार्क्स होते हैं। जब आपका प्रमोशन का एग्जाम होता है तो आपने देखा होगा कि पता चलता है कि 60 मार्क्स जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं उनके डिसाइड होंगे,
20 मार्क्स या 40 मार्क्स जो है आपको इंटरव्यू के मिलेंगे। इस तरीके से वो बाइफरकेटेड रहते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर 10 मार्क्स का डिजिटल प्रोडक्ट भी रहता है, तो इस तरीके से वो बाइफरकेशन होता है। तो वो भी मतलब आपका जो ये मतलब है वो बता देता है कि आपका प्रमोशन के चांसेस हैं कि नहीं। अब अगर किसी इंटरनली 60 मार्क्स अलॉटेड है और आप उसमें अगर 12-14 नंबर पाते हैं, तो इसका मतलब हुआ ना कि अब आपका प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका वर्क अच्छा है तो 60 मार्क्स में से हो सकता है आपको इंटरनल जो मार्क्स मिले हैं हो सकता है 56 हो। नाउ यू हैव अ गुड चांस टू गेट प्रमोटेड। तो इसमें सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आपने अच्छा काम किया तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, या फिर जो है आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरों से अच्छा अगर आपने किया है तो आपको और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं फ्रेंड्स आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स मोनप्पा एंड मिर्जा सियादीन, है ना। ये है मोनप्पा एंड मिर्जा सियादीन ने कहा है पुट इट एज अ सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ पर्सनल बाई सुपरवाइजर्स आर अदर फैमिलियर विद देयर परफॉर्मेंस बिकॉज एम्प्लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज ऑल्सो विश टू नो देयर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये मोनप्पा और मिर्जा सियादीन की जो है डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक सिस्टमैटिक एवोल्यूशन है पर्सनल का। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका जो है सिस्टमेटिक हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं बाई सुपरवाइजर्स। ये किसके द्वारा किया जाता है? सुपरवाइजर द्वारा, जो उनके सुपरवाइजर होंगे, या अदर फैमिलियर विद देयर परफॉर्मेंस, या जो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं, जिसको पता ही नहीं है। जैसे मैं अगर बैंक में एज ए क्लर्क काम कर रहा हूँ तो एमडी मेरी जो है वो मतलब मेरी परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मुझे कौन सुपरवाइज करेगा? जो मेरा सुपरवाइजर होगा, जो मेरे ब्रांच के मैनेजर होंगे, वो देखेंगे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो जो सुपरवाइजर हो व्यक्ति, या जो जानता हो, अदर जो हुई फेमिलियर विद माई परफॉर्मेंस, है ना, वही जो है मतलब इवोल्यूशन कर सकता है। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग जो एम्प्लॉयर हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जानने के बारे में। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आपको जॉब दे रखी है वो जानना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एम्प्लॉय भी जानना चाहते हैं कि उनकी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसी है। वो भी खुद जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी स्थिति कैसी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि हम उनके लिए अच्छे परफॉर्मर हैं या नहीं है। तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इंपॉर्टेंट टूल बाय व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, take corrective steps through training, intervention or placement decisions, reward good performance and attempt to take the employee performance to a higher level। तो ऊपर की डेफिनेशन से बात क्लियर हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4-5-6 चैप्टर ही हैं, पर इनमें क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा पढ़िएगा। भले ही आपको ये लगे कि मतलब यहाँ पर अब इसमें कुछ सब थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इनमें से कौन सा जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है ना। तो देखिए, एक तो आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चलता है, आप करेक्टिव एक्शन ले पा रहे हैं कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप एक जो है रिवार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यही बन जाएगा, इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट ही हैं एक तरीके से। ओके, इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, करेक्टिव एक्शन लेती है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, चाहे इंटरवेंशन करे। आपको मतलब अलग से बिठा करके समझाया जाएगा कि जो है ये चीज़ें आपके अंदर में कमी है, इनको आपको सही करने की ज़रूरत है। प्लेसमेंट डिसीजन लेने में भी मदद होती है। अगर किसी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी जगह पर शिफ्ट करना है तो वो भी यहाँ पर किया जाता है। रिवार्ड गुड परफॉर्मेंस, जो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है उनको रिवार्ड भी दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, एंड अटेम्प्ट टू टेक द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू ए हायर लेवल। और यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि जिसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको और इम्प्रूव करके और ऊंचाई पर उसको ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है मैडम, तो ये हो गया, यहाँ पर हमने अप्रोच के बारे में देख लिया था। हाइडल की डेफिनेशन हमने देख ली है कि इसमें इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस को, उसकी क्वालिफिकेशन को, जो भी जॉब उसे असाइन की गई है, और इसको करने का पर्पज़ क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का पर्पज़ क्या होता है फ्रेंड? प्लेसमेंट, सिलेक्शन फॉर प्रमोशन, ओके, फाइनेंशियल रिवार्ड प्रोवाइड करना, ओके, और इसके अलावा और भी जो आपने स्पेशल काम किया जिसकी वजह से आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने की अगर जरूरत है तो वो भी दिया जाता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से मतलब जो है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पज़ क्या क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा पर्पज़ नहीं है। तो उसमें ये बातें लिखेगा, फिर आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा कि इनमें से कौन कौन से पर्पज़ थे, कौन कौन से नहीं थे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में मोनप्पा और मिर्जा सियादीन ने कहा है कि इसमें ये एक सिस्टमेटिक एवोल्यूशन होता है, जिसमें हम अपने पर्सनल की मतलब जो भी लोग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं उनके द्वारा, या जो लोग उसकी परफॉर्मेंस से फैमिलियर हैं उनके द्वारा जजमेंट किया जाता है, जज किया जाता है, ओके, एनालाइज किया जाता है, इवोल्यूट किया जाता है कि मतलब
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं जिन्होंने नौकरी दे रखी है वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि उनकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय भी जो होते हैं फ्रेंड्स वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन को जानना चाहते हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस टूल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के काम आता है। ओके, और अगर कहीं पर कुछ कमी है तो ट्रेनिंग वगैरह, इंटरवेंशन वगैरह की जरूरत है या प्लेसमेंट डिसीजन लेने की जरूरत है तो वो भी जो है करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और अच्छे परफॉर्मर जो हैं उनको रिवार्ड भी दिया जाता है। साथ ही साथ कोशिश की जाती है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, अप्रेजल सिस्टम की बात करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ज़रूरत है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल होना ही होना चाहिए, ये नेसेसिटी होती है। वेरियस अप्रेजल सिस्टम हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत सारे मतलब अप्रेजल के सिस्टम डेवलप हुए हैं, मेथड डेवलप हुए हैं जिनके जरिए हम अपने एम्प्लॉय का अप्रेजल कर सकते हैं। दीज सिस्टम्स वेरी फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्राम वैग्यू टू ऑब्जेक्टिव एंड फ्राम अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, फ्राम कॉन्फिडेंशियल टू ओपन। तो ये जो अप्रेजल सिस्टम है फ्रेंड्स वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं या स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल जो छिपे हुए हैं, और ओपन ओपन सबके सामने वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है फ्रेंड वो किसी भी तरीके का इसमें से हो सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑप्शन टू डिवाइस इट्स ओन सिस्टम और कैन अडॉप्ट द सर्टन मॉडिफिकेशन सम अदर सिस्टम। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो अपना खुद का भी परफॉर्मेंस जो है अप्रेजल सिस्टम बना सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो खुद का बना ले, ओके, या फिर जो है अडॉप्ट कर सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करके, सर्टन मॉडिफिकेशन करें जो किसी दूसरी कंपनी में पहले से ही चला आ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम, उसी को ही चाहे तो वो अडॉप्ट कर ले, बस अपने हिसाब से वो मॉडिफिकेशन जरूरत के हिसाब से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट सिस्टम वन शुड चूज विल डिपेंड ऑन वेदर इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वांट द सिस्टम टू सर्व। ओके, अब कौन सा सिस्टम जो है मतलब कौन सा सिस्टम चूज किया जाएगा बैंक के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पा रहा है वो सिस्टम जो आपने अप्रेजल का चूज किया है या नहीं चूज किया है, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इंडीड सिस्टम सक्सेस डिपेंड ऑन टाइम इट टेक्स टू कैरी आउट द अप्रेजल एक्सरसाइज एंड हाउ इजीली पीपल अडॉप्ट द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की सक्सेस मतलब आपने अप्रेजल का जो सिस्टम चूज किया है फ्रेंड्स वो कितना सक्सेसफुल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है अप्रेजल एक्सरसाइज करवाने में। क्या पूरा साल लग जा रहा है या 2 महीने में हो जा रहा है या 15 दिन में हो जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लिया जा रहा है अप्रेजल एक्सरसाइज में, और हाउ इजीली पीपल अडॉप्ट द सिस्टम, और कितनी आसानी से लोग जो है सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं। जो आपने अप्रेजल मेथड लगाया है क्या उसको लोग अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एन इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम इज पॉसिबल इन वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज रेडली विजिबल, हाउएवर दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे। तो एक इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन केवल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर मान लीजिए 40-50 या 100 लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है आसानी से, जिनका कंट्रीब्यूशन आसानी से एकदम दिख जा रहा है कि हाँ कौन क्या कर रहा है, वहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी उसमें 10 ही एम्प्लॉई हैं तो बॉस को 10 लोगों के बारे में पता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम अपनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन the organization may grow over a period of time and it may be necessary to have a record of one's achievement or failure। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी आपकी, समय भी बीतेगा, वैसे वैसे आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक व्यक्ति का कि उसके अचीवमेंट्स और उसके फेलियर क्या रहे हैं, पिछले साल या पिछले 10 साल से उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। दिस एम्फेसाइजेज द नीड फॉर हैविंग सिस्टमैटिक अप्रेजल सिस्टम। इसीलिए यहाँ पर अब ये जोर देता है कि आपके पास एक सिस्टमैटिक अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक अप्रेजल सिस्टम नहीं होगा तो आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। देखिए अप्रेजल सिस्टम के बारे में हमने क्या समझा फ्रेंड्स, यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेसेसिटी है, आवश्यकता हो गई है। ओके, बहुत सारे अप्रेजल सिस्टम डेवलप हुए हैं समय के साथ में, ये कई तरीके के हो सकते हैं। कोई अप्रेजल सिस्टम सिंपल है तो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव टाइप है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर टाइप भी हो सकता है। कुछ कॉन्फिडेंशियल होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कितने मार्क्स मिले हैं, कुछ ओपन होते हैं सबको पता चल जाएगा कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑप्शन टू रिवाइज इट्स ओन सिस्टम। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपना खुद का भी सिस्टम बना सकती है अप्रेजल के लिए, ओके, और या चाहे तो किसी दूसरी कंपनी का, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉपी कर ले और अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी
कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम चूज किया जाना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जो आप सिस्टम ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं अप्रेजल का, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो बहुत अच्छा है, ओके। और अगर यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी सिस्टम जो आपने चूज कर लिया वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, इसको हम इससे जज करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है उसको अप्रेजल एक्सरसाइज कंप्लीट करने में, और कितनी इजीली लोग इस नए सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं। ये बातें क्लियर करती हैं कि अप्रेजल सिस्टम जो आपने चूज किया वो अच्छा है या नहीं है फ्रेंड्स, ओके। इनफॉर्मल जो अप्रेजल सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो और हर एक एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन हो वो एकदम दिखाई पड़े, हर एक को पता रहे कि हाँ, जैसे कुल मिला करके कंपनी में 6 ही लोग हैं तो सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर किसी कंपनी में 60,000 एम्प्लॉय हैं तो सबको कैसे पता होगा कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसीलिए इनफॉर्मल अप्रेजल सिस्टम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ओके है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक वे नहीं होता है, ध्यान रखने वाली बात है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, समय बीतेगा, लोग आपसे ज़्यादा साल तक जुड़े रहेंगे, लोग ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। पहले 60 लोगों से आपने कंपनी शुरू की थी, आज 6,000 लोग हैं आपके पास में। तो ऐसे केस में आपको ज़रूरत होगी कि आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि लोगों की जो फेलियर और अचीवमेंट हैं उनका एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टमैटिक अप्रेजल सिस्टम को यूज करेंगे फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य क्या होता है। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव विथ अ वेल डिजाइंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अच्छे से डिजाइन किया गया है तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं, जिनमें से 3 की बात की है। एज ऑब्जर्व बाई मैक ग्रेगर, द परफॉर्मेंस अप्रेजल मीट्स 3 नीड्स। जो मैक ग्रेगर ने कहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आप करते हैं तो 3 नीड फुलफिल होती हैं। पहली नीड है जजमेंटल, दूसरी नीड है फ्रेंड्स डेवलपमेंटल, और तीसरी नीड है काउंसलिंग बाई सुपीरियर, ओके। तो ये किसने कहा है, ध्यान रखेंगे, मैक ग्रागर ने कहा है। मैक ग्रागर ने कहा है जजमेंटल नीड क्या होती है, फॉर सैलरी इंक्रीज, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। जजमेंटल नीड आपकी फ्रेंड्स होती हैं, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये जजमेंटल नीड है। मतलब किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, उसकी सैलरी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके हिसाब से, या हमें उसको पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होगी, वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। दूसरा होता है फ्रेंड डेवलपमेंटल में, टेलिंग एन एम्प्लॉय हाउ इज ही डूइंग एंड सजेस्टिंग चेंज इन हिज स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यहाँ पर क्या होता है डेवलपमेंटल में कि हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि वो कैसा कर रहा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओके। और हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस उसे अपनी स्किल में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में करने की ज़रूरत है। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है काउंसलिंग बाय सुपीरियर, फॉर गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या होता है काउंसलिंग बाय सुपीरियर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसलिंग दी जाएगी फॉर गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फॉर पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फीडबैक आपको दिया जाता है, और जो भी आपकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण है उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया जाता है और उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ ऑब्जर्व बाई मैक ग्रागर। जो है 3 नीड्स पूरी होती हैं अप्रेजल प्लान के मिलने से, जजमेंटल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग बाय सुपीरियर। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि इसमें से कौन सा जजमेंटल नीड, मतलब जो है जजमेंटल नीड नहीं है अप्रेजल सिस्टम की। तो सैलरी बढ़ेगी, ट्रांसफ़र होगा आपका, आपको जो है आपके एटीट्यूड में चेंज करने के लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा या आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो जजमेंटल में 3 ही आएंगे फ्रेंड, एटीट्यूड वाला डेवलपमेंटल में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैनी ऑफ द एक्सपर्ट हाउएवर कंसिडर्ड दैट इट सर्व्स 2 नीड्स, ओके, जजमेंटल एंड डेवलपमेंटल। और मतलब कहने का ये है कि जो मैकग्रागर थे उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है 3 नीड फुलफिल करता है, जजमेंटल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग बाय सुपीरियर। तो काफ़ी सारे लोगों ने बाद में इसमें बहस की कि ये काउंसलिंग बाय सुपीरियर जो है इसी का पार्ट है, डेवलपमेंटल का ही पार्ट है, इसको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रेजल से 2 ही नीड पूरी होती है, जजमेंटल और डेवलपमेंटल। वैसे भी यहाँ पर देख लीजिए, टेलिंग एम्प्लॉय हाउ ही इज डूइंग, कैसा कर रहा है, वही चीज़ तो यहाँ भी है ना, गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। तो एक तरीके से दोनों एक ही काम हो रहे हैं। तो वही कहा गया कि जो ये चीज़ है इसी डेवलपमेंटल का ही पार्ट है, इसको अलग से रीड करने की जरूरत नहीं है। तो मैनी ऑफ द एक्सपर्ट हाउएवर कंसीडर दैट इट सर्व्स ओनली 2 नीड्स, एक जजमेंटल और दूसरा डेवलपमेंटल। जजमेंटल में आपका 3 चीज़ें हो गई फ्रेंड्स, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका पोस्टिंग और आपका प्लेसमेंट, है ना, ये 3 चीज़ें थी, देख लीजिए एक बार पूछा जाता है ये। सैलरी बढ़ेगी, ट्रांसफ़र होगा या प्रमोशन होगा, 3 चीज़ें आपका जजमेंटल में आती है, बाकी चीज़ें मान लीजिए डेवलपमेंटल में आती हैं।
ओके। और काउंसलिंग बीइंग पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल नीड, तो काउंसलिंग जो होती है वो डेवलपमेंटल का ही पार्ट होती है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को सुधारना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को सुधारने का टारगेट होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में हमने देखा कि अगर एक वेल डिजाइंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आप लाते हैं तो बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, जिसमें से मैकग्रागर ने कहा है कि 3 नीड पूरी हो जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल से अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करें। 3 नीड, जजमेंटल, डेवलपमेंटल एंड काउंसलिंग बाय सुपीरियर। जजमेंटल में आपकी सैलरी बढ़नी है, आपका ट्रांसफर होना है, आपका प्रमोशन होना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डेवलपमेंटल में अपने एम्प्लॉय को आप बताएंगे कि वो कैसा काम कर रहा है, और अगर उसकी किसी स्किल में, एटीट्यूड में या बिहेवियर में चेंज की ज़रूरत है तो उसको भी आप सजेस्ट करते हैं। तीसरी नीड जो फुलफिल होती है काउंसलिंग बाय सुपीरियर में, उसमें क्या होता है कि सुपीरियर आपको फीडबैक देता है और साथ ही साथ वो आपकी पुअर परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश भी करता है फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ने मैकग्रागर की बात को नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 ही नीड को पूरा करता है, एक जजमेंटल और दूसरा डेवलपमेंटल। जो काउंसलिंग जो दी जा रही सुपीरियर द्वारा वो जो है डेवलपमेंटल नीड का ही पार्ट हो जाता है। अब अगर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो उसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाना। क्या करना चाहते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाना। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जो है वहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपको नॉलेज रहेगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं तो भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कॉमन सेंस जरूर याद रखिएगा कि यूज करना होता है वहाँ पे। ओके। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द सिस्टम अचीव कुड बी समराइज्ड एज अंडर। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा अप्रेजल सिस्टम करेगा वो उसके बारे में हम बात करें तो टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ क्वालिटी एंड स्किल ऑफ पीपल एंड आइडेंटिफाई एंड मीट देयर ट्रेनिंग नीड्स। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल आप अच्छे से करते हैं तो आपके पास एक डेटाबेस बनता है, इन्वेंट्री बनती है, क्वालिटी और स्किल जो लोगों के पास है पहचानने, उनको आप पहचान भी सकते हैं और उनकी जो ट्रेनिंग नीड्स हैं उनको मीट भी कर सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है तो आपके पास ये पता है कि किस एम्प्लॉय के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या स्किल सेट उसके पास पाया जाता है, और साथ ही साथ में उसको किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको भी पहचान करके आप पूरी कर सकते हैं। दूसरा होगा टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट एंड प्रोवाइड डेटा फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। साथ ही साथ में आप उसका अगर अप्रेजल करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट के बारे में भी आपको मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, वो चीज़ आपको पता चलेगी क्योंकि अब आप उसको स्कोर दे चुके हैं। ओके। साथ ही साथ में उसका प्रमोशन, उसके ट्रांसफ़र के बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसका प्रमोशन और ट्रांसफ़र आगे उसके आना ही चाहिए। ओके। टू मेंटेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशन बाय शेयरिंग विथ देम देयर स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस एंड हेल्प देम रीच द बेंचमार्क बाय स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप डेवलपमेंट जो है उसको मेंटेन करना है। इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट होता रहे, ग्रुप का भी डेवलपमेंट होता रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस की, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की है उसको उनके साथ में शेयर किया जाता है कि ये उम्मीद आपसे की जाती है और आपने यहाँ तक परफॉर्मेंस की है। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है 10 में से 8 की, आपने 6 तक किया है, तो यहाँ पर आपको 2 की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके लिए अगर आपको ज़रूरत है तो स्किल अपग्रेडेशन वगैरह में भी हम आपको पार्टिसिपेट करवा करके इंप्रूवमेंट दिलवा सकते हैं या दिलवाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन इंपॉर्टेंट टूल बोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्वियसली जो है ये एम्प्लॉय को भी मदद कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही बेनिफिट करता है ना। इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर वेल डिफाइंड एंड अंडरस्टूड बाय द पार्टीज कंसर्न इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिकम ईजी एंड मीनिंगफुल। अगर जो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव है उस वो अच्छे से डिफाइन हो और उसको सभी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा समझ लिया जाए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। इट विल बी इन पोजीशन टू रीच मल्टी यूजेबल लेवल। अगर मतलब ये लोग समझेंगे अच्छे से तो इसको मल्टी यूज में लाया सकता है। एक तो देखिए, जहाँ पर जिनको ट्रेनिंग की कमी है उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है ना। तो ये सारा काम इसमें होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो पूरा करता है हमारा ये जो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं उसका क्या होता है, एक तो ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक इन्वेंट्री होती है उसके जो लोगों में क्वालिटी और स्किल सेट है उसके बारे में, लोगों में जो कमियां है उसको आइडेंटिफाई करने में, और उनको जो ट्रेनिंग नीड है उसको मीट करने में, जो उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए भी ट्रेनिंग अरेंज की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को परफॉर्मेंस उसकी कैसी उसके हिसाब से इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसके प्रमोशन और ट्रांसफ़र के लिए भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है हायर लेवल को, ठीक है। उनके इंडिविजुअल लेवल में, ग्रुप डेवलपमेंट में भी मेहनत की जाती है, उनको जो स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का वो बताया जाता है, उनकी कहाँ कमियाँ हैं उसके बारे में भी बताया जाता है, और अगर उनकी स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता
है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, और अगर जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उनको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए और जो भी पार्टियां उसमें कंसर्न हैं उनसे उनके द्वारा समझा जाए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान और मीनिंगफुल हो जाता है ना। इट इज इन पोजीशन टू रीच मल्टी यूजेबल लेवल, तो इसे मल्टी यूजेबल लेवल तक ले जा सकता है। यूजेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या क्या यूज कर सकते हैं। हैविंग सीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज रिलेटिवली इजी टू लिस्ट डाउन इट्स वेरियस यूजेज। अब हमने मतलब ऑब्जेक्टिव देख लिया है कि इसका उद्देश्य क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो आइए अब हम समझते हैं इसका यूज क्या क्या हो सकता है। इट इज अ टूल टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिवली द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑन गिवन जॉब, जो जिस जॉब में वो काम कर रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अब हम ऑब्जेक्टिवली जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। व्हाइल डूइंग सो इट आल्सो थ्रो लाइट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट ऑफ एम्प्लॉय, और जब आप जो है मतलब उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो वहाँ पर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके गुणों के बारे में भी एम्प्लॉय के पता चलता है। डेटा ऑन दीज फ्रॉम दीज एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज पर्सनालिटी कैन बी यूजफुल फॉर सर्टन पर्सनल डिसीजन, तो इन सभी चीज़ों पर जो डेटा होगा इस एस्पेक्ट में, वो एम्प्लॉय की पर्सनालिटी के लिए यूजफुल हो सकता है पर्सनल डिसीजन के लिए। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उनके पास में अगर ये डेटा होगा उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो पर्सनल डिसीजन लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। व्यूड फ्रॉम दिस एंगल द वाइड रेंज यूज ऑफ द सिस्टम्स आर, अगर हम इस एंगल से देखें तो जो वाइड यूज है हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का वो ये है, इट रेट्स ऑल द एम्प्लॉय इन यूनिफाइड मैनर by using the same rating scale and thus making them comparable on a common footing। ठीक है, तो क्या होता है कि सभी एम्प्लॉय की आपने रेटिंग जो है एक यूनिफाइड मैनर में अगर कर दी है, सेम रेटिंग स्टैंडर्ड स्केल पर करी हुई है, तो अब क्या होगा कि आप लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर कोई कंपनी है उसमें मान लीजिए 5 पर रेटिंग होती है, किसी की 4.8 है, किसी के 4.7 है, किसी के 3.7 है, किसी के 3.6 है, तो इस तरीके से अब आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं, दिस पर्सन इज नॉट गुड, दिस पर्सन इज वेरी गुड, है ना। इस तरीके से आप एक कॉमन जानकारी हो जाती है और आप उसका यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच कुड बी क्रिटिकल व्हाइल डिसाइडिंग ऑन प्रमोशन, पे इंक्रीज, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप डिसाइड कर सकते हैं किसी इंप्लॉय को प्रमोशन देना है, किसी के 100 में से 60 मार्क्स हैं, किसी के 100 में से 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, तो ये इट इज़ ईजी फॉर अस टू डिसाइड करना कि उसके प्रमोशन के लिए उसका पे इंक्रीज करना है, उसकी ट्रेनिंग ट्रांसफ़र, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज ऑफ वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय टू इनेबल इनिशिएशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, साथ ही साथ में कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पता चलता है कि उसके एम्प्लॉय में कहाँ कहाँ पर वीकनेस है, किस एम्प्लॉय में क्या वीकनेस है, ताकि अगर कोई करेक्टिव एक्शन है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, या जो भी दिक्कत है उसमें करेक्टिव एक्शन जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एज द सुपरवाइजर बिकम कीन ऑब्जर्वर, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जो सुपरवाइजर है उसी को जो है आपकी परफॉर्मेंस को देखना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके ऑब्जर्व करता है और आपकी सुपरविजन की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। द सिस्टम इफ इम्प्लीमेंटेड विथ ओपननेस एंड ट्रस्ट इंश्योर्स बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड हिज सुपरवाइजर, और ये जो सिस्टम है अगर जो है इसको अच्छे से ओपन तरीके से और ट्रस्ट से इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब ऐसा ना हो किसी के साथ बायसनेस ना हो, एक को आप फेवर करें और दूसरे के साथ में गलत करें, वो कितना भी काम करे आप उसको हमेशा जो है गलत कहें, और कोई कुछ भी काम ना करे फिर भी आप उसको अच्छा कहें, ऐसा सिस्टम ना हो अगर, तो जो सुपरवाइजर है और उसके एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छी खासी रिलेशनशिप जो है बन सकती है। हाउएवर इन प्रैक्टिस द सिस्टम इज जनरली क्रिटिसाइज्ड बाय एम्प्लॉय, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, सिस्टम को मतलब जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी वो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, मतलब जो है निंदा करते हैं, फेलियर टू मीट वन आर अदर ऑब्जेक्टिव मेंशन अबव, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह से लोगों की ज़रूरतों को मीट नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने बायसनेस वाली बात की, तो मतलब अगर आपके मन में प्रिजुडाइज हो गया किसी के प्रति, जो है पहले से ही आपके मन में निगेटिव विचार बन गए हैं, तो उस केस में फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाते हैं बीइंग ए सुपरवाइजर। ओके, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर बात करें तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया है, तो अब हम यहाँ पर यूजेस की बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का एक टूल होता है जो कि ऑब्जेक्टिवली जो है किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ओके, और जब हम ये इवोल्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें जो है पता चलता है एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके गुणों के बारे में पता चल जाता है। ओके, तो एम्प्लॉय की जो पर्सनालिटी है
उसके बारे में भी हमें इन एस्पेक्ट की बातें पता चलती हैं। जब हम पर्सनल डिसीजन लेते हैं तो हमें जो इनके गुण पता हुए होते हैं, ट्रेड्स पता होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पता होती है, तो ऐसे में हम बहुत सारे डिसीजन लेने में हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसा कि जैसे ट्रांसफ़र देना है, नहीं देना है, प्रमोशन मिलनी है, नहीं मिलनी, ये सारी बातें वहाँ पर आ जाती हैं। इस एंगल से अगर देखें तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के। पहला, इट रेट्स ऑल एम्प्लॉय इन यूनिफाइड मैनर बाय यूजिंग द सेम रेटिंग स्केल एंड दस मेकिंग देम कंपेरेबल ऑन कॉमन फुटिंग। तो सभी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक यूनिफाइड मैनर में एक तरीके से सेम रेटिंग स्केल पर आप उनकी रेटिंग कर देते हैं, तो अब उनको कंपेयर करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ओके। साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को या डेवलपमेंट को मिल जाता है कि उनका प्रमोशन, उनके इंक्रीज में, उनके ट्रांसफर, उनकी ट्रेनिंग की नीड में क्या रहना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एम्प्लॉय की वीकनेस भी हमें पता चलती है और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो हम इनिशिएट कर सकते हैं। जो सुपरवाइजर है वो कीन ऑब्जर्वर हो जाता है और अगर इसको मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट ओपननेस और ट्रस्ट के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो एम्प्लॉय है और सुपरवाइजर है उसके बीच में एक अच्छा खासा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होती है। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है। सिस्टम को जनरली क्रिटिसाइज़ किया जाता है अप्रेज़ल सिस्टम को, क्योंकि भई हो सकता है कोई एम्प्लॉयी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हो लेकिन आपकी नज़र में उसने अच्छा नहीं परफ़ॉर्म किया है। मेबी ही इज़ डूइंग गुड, उसे 70 मार्क्स मिलने चाहिए पर आपने 60 दे दिए, तो ऐसे में वो नाराज़ होता है आपसे। तो यही इतनी बातें हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है? तो अप्रेज़ल सिस्टम हो गया फ्रेंड। देखिए, भले ही आपको ये थ्योरी लग रही है बट क्वेश्चन्स आर देयर, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।